Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 11th, 12th and 13th of May. तो आज हम 11, 12 और 13 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 11th, 12th एंड 13th मई। अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाचार, कुछ इंटरनेशनल न्यूज डिस्कवर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो समाचार बन रहे हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट बन रहा है तो वो इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो नेशनल न्यूज है, बेसिकली जो सेंट्रल कैबिनेट से अगर कोई अप्रूवल आया, सेंट्रल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है, वो हम नेशनल न्यूज में कवर करेंगे। बैंक और वित्त समाचार देखेंगे, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही है। कुछ डिफेंस न्यूज हम कवर करेंगे, रक्षा समाचार, कोई डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है या उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज बन रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हम देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे। इंपॉर्टेंट डे न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे। नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड कोई रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है या रेजिग्नेशन है। औपचारिक न्यूज है, शोक समाचार हैं, पुरस्कार और मान्यता से रिलेटेड है। तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे और उसके बाद लास्ट में हम क्विक डिस्कस करेंगे सारांश आज की क्लास का क्या रहा है, क्या समरी रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कवर की है। क्लियर? तो ये कैटेगरीज होंगी। इन कैटेगरीज में स्पेशली 10 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया और 11वां हमारा समरी होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। तो बेलिज, जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइस को HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए WHO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अच्छा देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से है, अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ जगहें हैं बेसिकली, जैसे बेलिस, जमाइका, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइस, जिन्हें अभी WHO से सर्टिफिकेशन मिला है। किस चीज के लिए सर्टिफिकेशन मिला है? क्योंकि माँ से जो बच्चों में HIV मिलता है उसका एलिमिनेशन किया है इन ऑर्गेनाइजेशन, इन संस्थान और इन जगहों के थ्रू। क्लियर? तो आधिकारिक समारोह जमैका में हुआ जिसे पेहको ने यूनिसेफ और यूनाइडस के साथ समझौते में आयोजित किया। प्रमाणन के लिए मानदंडों में मां से बच्चे में HIV संचरण दर को 5% से कम करना और 90% से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और एंटी रेटोवायरस उपचार प्रदान करना शामिल था। क्यूबा 2015 में HIV और सिफिलिन के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए WHO प्रमाण पत्र करने वाला पहला देश था। तो सबसे पहली कंट्री कौन सी थी जिसे बेसिकली WHO से सर्टिफिकेशन मिला है, जिसने एलिमिनेट किया है HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड? तो वो क्यूबा बना था 2015 में। और अभी किस किस को दिया गया है? बेलीजा, जमाइका, सेंट विंस्टेन और उसके साथ साथ ग्रेनेडाइस को। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पहली कंट्री कौन सी थी और कब क्यूबा को बेसिकली ये प्रमाण पत्र WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया था। नेक्स्ट है सेकंड इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जीवन खोने वालों के लिए समरण और पुनर्मिलन का समय। तो हम सबको पता है 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। ऐसा माना जाता है लगभग 40 मिलियन सिविलियंस और 20 मिलियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के साहस के लिए जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, उसी के लिए बेसिकली ये सेकेंड बेसिकली दिन या ये टाइम रिमेम्बरेंस और कोइंसिलेशन के लिए 8 से 9 मई डिसाइड किया गया है। तो दिन 40 मिलियन नागरिक और 20 मिलियन सैनिकों की मौतों को, सुलह को बढ़ावा देकर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 2024 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो 79 वर्ष कंप्लीट हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 नवंबर 2004 को 8-9 मई को समरन और सुलह का समय घोषित करते हुए प्रस्ताव को अपनाया था। क्लियर। तो यूनाइटेड नेशन ने कब अडॉप्ट किया था इसे? 22 नवंबर 2004 को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज से यह, भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी ट्रस्ट फंड में 5 लाख मिलियन का योगदान दिया है। सो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट 5 लाख मिलियंस टू यूएन काउंटर, बेसिकली या $5 लाख का बेसिकली योगदान दिया है। तो यहां पे आप करेक्ट कर सकते हैं कि 5 लाख मिलियन की जगह यहां पर क्या होगा, $5 लाख का योगदान दिया है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी विरोधी ट्रस्ट फंड में योगदान किया है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिका कंबोज ने 7 मई को संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोकोव को योगदान सौंपा। यह वित्तीय सहायता आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए भारत की चल रही प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिनकी कुल राशि 2.55 मिलियन है। भारत का यह योगदान वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी पुनः पुष्टि करता है। क्लियर। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, जापान और नागालैंड ने कोहिमा पीस मेमोरियल और इको पार्क का उद्घाटन किया। तो नागालैंड में बेसिकली अभी कोहिमा पीस मेमोरियल और इको पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिसे जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के थ्रू स्थापित किया गया है। तो जापान ने कहां पर? कोहिमा, नागालैंड के कोहिमा में पीस मेमोरियल और इको पार्क एस्टेब्लिश किया है। तो स्मारक और पार्क शांति, सुलह और शैक्षणिक मूल्य का प्रतीक है। उद्घाटन ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत करता है। नेक्स्ट है, भारत ओमान अरब सागर में शार्क और रे अनुसंधान पर सहयोग। तो इंडिया और ओमान ने क्या किया है, शार्क एंड रे रिसर्च के लिए अरेबियन सी में, ताकि वो रिसर्च कर सकें शार्क और रे के लिए, तो एक कोलेबोरेशन किया है। तो याद रखना है कि इन दो कंट्रीज के बीच में कोलेबोरेशन हुआ है, इंडिया और ओमान के बीच में। किस चीज को लेकर? शार्क और रे की रिसर्च को लेकर। तो भारत और ओमान अरब सागर में शार्क और किरणों के संबंध में अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त पहल शुरू करने जा रहे हैं। सहयोग का उद्देश्य समझ को बढ़ाना और संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह एलास्मोब्रेक अनुसंधान में क्षमता निर्माण को भी सुगम बनाएगा, विशेष रूप से अरब सागर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। तो इन स्पेस ने साइन किया है गैलेक्सी आई के साथ एक एमओयू फॉर टेस्टिंग फैसिलिटी। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसे हम इन स्पेस के नाम से जानते हैं, उसने अभी गैलेक्सी आई स्पेस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे इसरो की विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाएगी। गैलेक्सी आई अहमदाबाद, गुजरात में इन स्पेस के शीर्ष स्तरीय सहकार्य और परीक्षण स्थान से लाभान्वित होने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। गैलेक्सी आई भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के नक्षत्र दृष्टि मिशन पर काम करेगी। तो किस पर काम करेगी? ये दृष्टि मिशन पर काम करेगी। तो इन स्पेस भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त, बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाली ऑटोनॉमस एजेंसी है। क्लियर। नेक्स्ट बैंकिंग और फाइनेंस से है, यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल इंक एमओयू विद इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो जो यूएई इंडिया सीएपी काउंसिल है, जिसे यूआईसीसी के नाम से जाना जाता है, अभी उसने क्या किया है, भारत की चैम्बर ऑफ काउंसिल या इंडियन चैम्बर ऑफ काउंसिल के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो ये एमओयू वाणिज्य मंडल के साथ समझौता हुआ है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है, जो दोनों कंट्रीज हैं उनकी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाया जा सके, और उसके साथ साथ आर्थिक समझौते या साझेदारी समझौते के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। तो राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहभागिता के लिए यह सहयोग सार्वजनिक प्रचार, जागरूकता बढ़ाने और निजी क्षेत्र के हितधारकों को जुटाने पर केंद्रित होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यूएई इंडिया सीएपी काउंसिल, जिसको 2024 में इसकी स्थापना की गई थी, और द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग 16% बढ़कर 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये जो डायलॉग है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 2024 में ही स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही हमारी न्यूज है। तो आरबीआई ने लिफ्ट किया है रेस्ट्रिक्शन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल ऐप बीओबी वर्ड अलाउ ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स।
तो आरबीआई ने जो बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल ऐप है उस वो वर्ड के नाम से जिसे जानते हैं उस पर प्रतिबंध हटाया है, ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने की अब अनुमति दे दी है। तो पहले आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो अब इस तत्काल प्रतिबंध को क्या कर दिया गया है, कुछ दिशा निर्देशों के बाद हटा दिया गया है। तो बीओबी को लागू दिशा निर्देश और विनियमों के अनुसार बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने की अनुमति दी गई है। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने कुछ पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण बीओबी वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। बीओबी वर्ल्ड ऐप 220 से अधिक सेवाएं प्रदान करती है, जो लगभग 90% सभी रिटेल बैंकिंग सेवाओं को कवर करता है, जिसमें डिजिटल खाता खोलना और ऑनलाइन ऋण आवेदन भी शामिल है। क्लियर? तो आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशन बेसिकली मोबाइल ऐप है बीओबी वर्ल्ड, उस पर से प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही हमारी नेक्स्ट न्यूज है। तो सेबी ने क्या किया है, अप्रूवल दे दिया केयर रेटिंग सब्सिडरी को टू ऑफर ईएसजी विच इज एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग। तो सेबी ने केयर ईएसजी रेटिंग लिमिटेड, जो केयर रेटिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी है, को श्रेणी कंपनी है बेसिकली, उसको पर्यावरण सामाजिक और शासन रेटिंग प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करने की मंजूरी दी है। मतलब वो एनवायरमेंट सोशल और गवर्नेंस से रिलेटेड रेटिंग रिलीज कर सकती है। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बेसिकली हमारी एक्सचेंज मार्केट है या जो हमारी ट्रेड मार्केट है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करती है। केयर एज ईएसजी को 2 मई 2024 को सेबी विनियम 1999 के तहत पंजीकरण प्राप्त हुआ था। रेटिंग जारीकर्ताओं की उनकी स्थिरता प्रदर्शन में सुधार के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाएगी। 2023 में सेबी ने सेबी विनियम 1999 में संशोधन किया ताकि ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं पर प्रावधान शामिल किए जा सके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। पीरामल एंटरप्राइजेज ने लिस्टिंग मानदंडों के लिए गैर सूचीबद्ध हाउसिंग फाइनेंस शाखा के साथ विलय को मंजूरी दी है। सो बेसिकली जो पीरामल एंटरप्राइजेज है उसने परमिशन दे दी है, अप्रूवल दे दिया है टू मर्ज अनलिस्टिंग हाउसिंग फाइनेंशियल आर्म फॉर लिस्टिंग नॉर्म्स। तो पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। विलय के बाद पीएसएचएफएल का नाम बदलकर पीरामल फाइनेंस लिमिटेड अब कर दिया जाएगा। पीरामल एंटरप्राइजेस के शेयर धारकों को पीरामल एंटरप्राइजेस में उनके पास प्रत्येक शेयर के बदले पीएफएल का एक इक्विटी शेयर और पीएफएल का 67 रुपए का एक एनसीआरपीएस मिलेगा। विलय प्रक्रिया 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है और इसके 9 से 12 महीने के भीतर पूरे होने की भी उम्मीद है। क्लियर? नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही है। जेटा ने भारत में बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट एज ए सर्विस लॉन्च की, क्रेडिट एक्सेस में क्रांति। तो जेटा ने अभी क्या किया है, डेमोक्रेटाइजिंग क्रेडिट कार्ड 2024 में अपनी डिजिटल क्रेडिट एज सर्विस पेशकश का अनावरण किया है। सेवा एनपीसीआई की क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई योजना का लाभ उठाती है। जीटा का लक्ष्य भारत में तेजी से बढ़ते क्रेडिट बाजार का 50% हिस्सा हासिल करना और 2030 तक लेन देन की मात्रा 1 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है। समाधान बैंकों के लिए क्रेडिट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे विभिन्न क्रेडिट उत्पादकों की तैयारी तेजी से तैनाती संभव होती है। क्लियर? नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस से ही नेक्स्ट न्यूज है हमारी। 2023-24 में पीयूष मंत्री केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के तहत भारतीय निर्यात प्रदर्शन, तो इंडियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अंडर मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो 23-24 में भारत में 238 देश श्रेणियों में से 115 में सकारात्मक निर्यात वृद्धि का अनुभव किया है भारत ने। मुख्य बाजार जैसे कि अमेरिका, यूएई, चीन और यूके में प्रमुख लाभ देखे गए हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान 124 देशों से आयात में कमी भी आई है। तो भारत के रणनीतिक व्यापार पहलों की मंत्री पीयूष गोयल के तहत प्रदर्शन दर्शाया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि 2023-24 में जो यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके लीडरशिप में इंडियन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, जिसमें बताया गया है कि 115 कंट्रीज में आउट ऑफ 238 कंट्रीज ये पॉजिटिव रहा है और ग्रोथ रही है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ही है। भारत की जो औद्योगिक उत्पाद वृद्धि है वो मार्च 2024 में 4.9% तक धीमी हुई है। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ है भारत का वो 4.9% क्या हुआ है, स्लो हुआ है। किस ईयर की हम बात कर रहे हैं, 2024 की हम बात कर रहे हैं।
क्लियर। तो भारत की औद्योगिक वृद्धि दर मार्च 2024 में घटकर 4.9% रह गई है। यह फरवरी में 5.7% से कम है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है, फरवरी में 5.7% से कम है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, जिसे हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 5.8 था, जो पिछले वर्ष के 5.2 से अधिक है। 2023 के मार्च में औद्योगिक उत्पादन 1.9% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है बैंक एयर फाइनेंस से, ये थॉमस कुक इंडिया ने टीसीपी पेश किया। तो टीसीपी बेसिकली किसके थ्रू पेश किया गया है, जो एक डिजिटल सर्विस है फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, थॉमस कुक इंडिया के थ्रू। तो थॉमस कुक इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए एक डिजिटल सेवा टीसी पे लॉन्च की है। टीसी पे प्रेषण प्रक्रिया को सरल और उन्नत बनाता है, जो 24/7 प्रेषण की सुविधा प्राप्त बेसिकली या रेमिटेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेवा उबाऊ कागजी कार्रवाई और सीमित संचालन समय की आवश्यकताओं को भी समाप्त कर देती है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के विदेश में पैसे भेजने के तरीके में क्रांति लाना है। क्लियर। नेक्स्ट है रिलायंस कैपिटल अधिग्रहण, हिंदुजा ग्रुप की आईआईएचएल को इडई की मंजूरी मिली है। सो हिंदुजा समूह की इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग को रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। अधिग्रहण में रिलायंस कैपिटल की बीमा सहायक कंपनी शामिल है। ये सहायक कंपनियां रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस हैं। इस अनुमोदन में अधिग्रहण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। क्लियर। तो रिलायंस कैपिटल अधिग्रहण, हिंदुजा ग्रुप की आईआईएचएल को आईडीआई की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस से, यह भारत का कारखाना उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन मुख्य बिंदु। तो इंडियन फैक्ट्री आउटपुट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट, जो अभी हमने रिसर्च पढ़ी है उसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो भारत में जो फैक्ट्री उत्पादन है वो मार्च में 4.9 की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले फरवरी से कम है। यह पिछले वर्ष की इस अवधि में दर्ज 1.9% से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। हालांकि यह फरवरी 2024 के 5.7% से थोड़ा कम भी है। तो हम प्रीवियसली अगर बात करें तो मैं कहूंगा कि कम हुआ है, लेकिन वैसे तो ग्रोथ हुई है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए फैक्ट्री उत्पादन में 5.8% की वृद्धि हुई, जिसमें विनिर्माण और निर्माण वस्तुओं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज। तो अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज देखी है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है डिफेंस न्यूज। तो डिफेंस न्यूज में जब हम बात करेंगे तो कैडेट डिफेंस सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया भारत का पहला लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन फॉर आर्म फोर्स। तो जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनके लिए भारत का पहला लूटिंग एरियल म्यूनिशन किसके थ्रू पेश किया गया है, कैडेट डिफेंस सिस्टम के थ्रू पेश किया गया है। जो ये हमारा लॉइटनिंग एरियल म्यूनिशन है, जिसे एलएएम के नाम से जानते हैं, इसको रक्षा अनुसंधान और विकास संसद जो संगठन है हमारा, उसके साथ एक अनूठे विकास सह उत्पादन भागीदारी मॉडल के तहत विकसित किया गया था। स्वदेशी एलएएम पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं, जिसमें 90% से अधिक घटक घरेलू रूप से प्राप्त होते हैं। केडीएस ने 2024 के अंत तक 50 एलएएम सिस्टम्स की डिलीवरी के लिए एक अनुबंध प्राप्त किया और अगले 2 से 3 वर्षों में अनुमानित 5000 सिस्टम्स की डिलीवरी का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौता किया है। तो इंडियन कोस्टल गार्ड है और कौन है, हिंडाल्को, जिन्होंने इंडिजीनियस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम के लिए आपस में समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इस समझौते का, इस टाइप का? इसका उद्देश्य स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमिनियम के निर्माण और आपूर्ति को बढ़ावा देना है। मतलब जो प्रमोट करना है मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, जो जहाज है उनके निर्माण में इस एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और यह समझौता ज्ञापन भारत की जहाज निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाता है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज है हमारी, निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना, भारतीय सेना के नए ड्रोन शामिल। तो बेसिकली जो हमारी सर्विलियंस है, कैपेबिलिटीज है, सर्विलियंस कैपेबिलिटी,
उसे एनहेंस करने के लिए इंडियन आर्मी ने न्यू ड्रोन को अंडक्ट किया है। तो भारतीय सेना पाकिस्तानी सीमा के साथ निगरानी बढ़ाने के लिए उन्नत ड्रोन, जिसे हम दृष्टि 10 हर्मिस 900 के नाम से जानते हैं, उसको शामिल करने जा रही है। समारोह का आयोजन 18 मई को हैदराबाद में किया जाएगा। यह ड्रोन सेना के मौजूदा बेड़े को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेंगे। यह कदम रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप उठाए गए हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अभी ऑर्गेनाइज किया है टेलीकॉम डिजाइन कोलेबोरेशन स्प्रिंट। और ये कहां पर डिजाइन किया, कहां पर बेसिकली इनिशिएट किया गया है, ये बेंगलुरु में। तो इसका पर्पस क्या है? जो डीप टेक रैपिड आइडिएशन है उसके इनिशिएटिव को बढ़ाना, इनोवेशन सॉल्यूशन को बढ़ाना और एक फ्यूचर रेडी टेलीकॉम स्टैक तैयार करना है। तो याद रखना है, टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो दूर संचार विभाग ने इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया है। यह पहल भविष्य के लिए तैयार टेलीकॉम स्टैक विकसित करने के लिए गहन तकनीकी त्वरित विचार और नवाचारी समाधानों पर केंद्रित थी। इस कार्यक्रम ने रेडियो एक्सेस नेटवर्क, कोर इकोसिस्टम, अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों जैसे आईआईटी मद्रास, सी डॉट और आईआईटी दिल्ली सहित 15 प्रमुख स्टार्टअप्स एमएसएमई को एक साथ लेके आया है। भारतीय दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र के में अंतराल को दूर करने और 6G जैसी आगामी तकनीकों के लिए तैयार करने के लिए परिणाम आधारित फोकस समूह का गठन भी कर रहा है। क्लियर? तो याद रखना है, टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्प्रिंट किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू। और कहां पर लॉन्च किया गया है इसे? बेंगलुरु में से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ जाते हैं। तो जो खगोल विदों हैं उन्होंने वायुमंडल के साथ 55 क्रेनिक एक नामक चट्टानी ग्रह का पता लगाया है। तो एक बेसिकली क्या है, रॉकी प्लेनेट है जिसका अभी क्या किया गया? अनावरण किया गया है, या हम कह सकते हैं जिसका अभी क्या लगाया गया है? पता लगाया गया है बाय खगोलविद। तो नासा के जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने 55 क्रेन की जिसे जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, कि चारों ओर वायुमंडलीय गैसों का पता लगाया है। यह पहली बार है जब हमारे सौर मंडल के बाहर किसी स्थलीय बेसिकली ग्रह के चारों ओर वायुमंडल की पहचान की गई है। यह ग्रह एक सुपर अर्थ के रूप में वर्गीकृत है, जो पृथ्वी से बड़ा, नेपच्यून से छोटा और संभवतः हमारे सौरमंडल के चट्टानों ग्रह के समान एक संरचना है। JWST जो हमारा ये बेसिकली जेम्स वेबर स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी अवरक अवलोकन के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड से समृद्ध एक महत्वपूर्ण वायुमंडल की उपस्थिति का संकेत देता है। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। नेक्स्ट न्यूज, अब्लेन जोसे बर्नमेंसिस और अब्लेन ग्रासिकी। तो बेसिकली क्या है, ICAR CMFRI कोची ने आइडेंटिफाई किए हैं 2 नीडल फिश स्पीसीज फ्रॉम इंडियन वाटर। तो ICAR CMFRI के शोधकर्ताओं ने अभी भारतीय जल से 2 नई सुई मछलियों की, या 2 न्यू स्पीसीज ऑफ निडल फिश जिन्हें हम बोलते हैं, उनको डिस्कवर किया है, जिन्हें क्या नाम दिया गया है? एब्लनीज जोस बर्चमैनिस और उसके साथ साथ एब्लनीज ग्रेसेलिली। तो ग्रेसेली और जोस बर्चमैनिस क्या हैं? ये दोनों न्यू स्पीशीज ऑफ फिश हैं जिसको अभी हमारे शोधकर्ताओं ने डिस्कवर किया है। तो निष्कर्ष को जर्नल ऑफ रीजनल स्टडीज इन मरीन साइंस में प्रकाशित किया गया। एब्लेनेसिस का नाम सेंट बर्चमेंस कॉलेज और एक शिक्षक के नाम पर रखा गया, जबकि ग्रासी का नाम शोधकर्ता की मां और मित्र के नाम पर रखा गया। तो जो स्टडी है बेसिकली थोटुकुडु तमिलनाडु से एकत्रित नमूनों पर केंद्रित अध्ययन ने आनुवांशिक और आणविक विश्लेषण के माध्यम से इन प्रजातियों की विशिष्ट विशेषताओं की पुष्टि की है। तो यहां से बन कैसे सकता है, इनके नाम दे देगा और पूछ लेगा ये क्या है, फिश हैं कोई बेसिकली, या हम बोल सकते हैं कोई प्लांट की स्पीसीज है या क्या है। तो ये क्या है? ये नीडल फिश हैं जिनको अभी इंडियन वाटर्स में डिस्कवर किया गया है। क्लियर? बताओ यहां तक क्लियर है? ओके, now let's move to our next news which is also related to science and technology. तो अभी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने IIT भुवनेश्वर के साथ कोलैबोरेशन किया है, ताकि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी हैं उसके प्रोजेक्ट्स को क्या किया जा सके, AI चालित निगरानी, पावर सिस्टम और रडार सिस्टम को डेवलप किया जा सके।
तो बेसिकली टेक्नोलॉजी, डिफेंस के फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिफेंस को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर और डीआरडीओ का क्या है, ये एक समझौता है। सो डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर ने रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। सहयोग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, एआई चालित निगरानी, पावर सिस्टम और रडार सिस्टम पर केंद्रित है। डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक और संचार प्रणाली क्लस्टर से 9 परियोजनाओं को आईआईटी भुवनेश्वर को मंजूरी दी है। अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे 7 अतिरिक्त परियोजनाओं को 18 करोड़ की वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है। तो फाइनेंशियल कितना प्रोवाइड हुआ है? 18 करोड़ की फंडिंग मिली है इन प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स। तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही थी, अभी तक हमने इंटरनेशनल न्यूज कवर की है, कुछ नेशनल न्यूज कवर की है, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखी है, डिफेंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज देखी है। अब नेक्स्ट है हमारी स्पोर्ट्स न्यूज। तो मुंबई सिटी ने अभी क्या किया है? सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीत लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई सिटी ने जीता है। अच्छा, क्या है ये इंडियन मुंबई, किसको हराया है, ये कहां पर जीता है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने मोहन बगान को 3-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग का फाइनल जीत लिया है। तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग का 10वां संस्करण का फाइनल जीत लिया है। यह मुंबई सिटी क्लब का दूसरा आईएसएल खिताब है, जिससे पहले ये 2020-21 में भी इस सीजन को जीत चुके हैं। तो मुंबई सिटी इससे पहले भी इंडियन सुपर लीग 2023-24 जीत चुकी है, इंडियन सुपर लीग जीत चुकी है 20-21 की, और अब 23-24 का इन्होंने दोबारा जीत लिया है। कुल 12 क्लब जो क्लब्स थे उन्होंने इंडियन सुपर लीग में पार्टिसिपेट किया था। इंडियन सुपर लीग 2023-24 पुरस्कारों में शामिल थी लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, विच इज पेत्रातोस ग्लोबल ग्लब फूबा लाचेनपा को मिला, और गोल्डन बूट किसको मिला है? डायमाटा कोरस को मिला है, जो केरला के ब्लास्टर फुटबॉल क्लब है से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, बेसिकली टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जिनका नाम क्या है? कॉलिन मुनरो। हाल ही में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सो कॉलिन मुनरो जो न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उनके आगामी टी20 विश्व कप टीम से बाहर होने के बाद यह निर्णय लिया गया। मुनरो को दुनिया की सबसे विनाशकारी टी20 बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। उनकी सेवानिवृत्ति विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज के युग का अंत है। क्लियर? नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज है, नेपाल की हैं कामी रीता शेरपा, जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है 29 टाइम एवरेस्ट को चढ़कर। तो ये 29वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली क्या बन गई है? नेपाली महिला बन गई है। नाम क्या है इनका? कामी रीता शेरपा। तो 54 साल की उम्र में कामी ने रविवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:25 बज के 8,848 मीटर की चोटी पर पहुंच गई। उनके सेवन समिति टेक्स द्वारा आयोजित पर्वतारोहण के एक समूह का नेतृत्व किया। कामी की जो पर्वतारोहण यात्रा है 1992 में शुरू हुई थी। उन्होंने K2, चो ओयू लोत्से और मनासलू जैसी चोटियां भी फतेह की हैं। तो नाम याद रखना है, कामी रीता शेरपा 29वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ाई कर कर इन्होंने क्या बनाया है? एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से न्यूज है, कोका कोला इंडिया ने ज्वाइन किया है, बेसिकली कोका कोला इंडिया ने महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये कोका कोला इंडिया को क्या मिली है? स्पॉन्सरशिप मिली है, जो हॉकी इंडिया होगी, जो उसमें महिलाओं को और ज्यादा सशक्तिकरण बनाया जा सके और ज्यादा एम्पावर किया जा सके। इस सहयोग का उद्देश्य खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करके महिला हॉकी को ऊंचाई पर ले जाना है। यह कोका कोला इंडिया की खेल और लेगिंग समानता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ भी मेल खाता है। यह पहले हैशटैग शी द डिफरेंस अभियान का हिस्सा भी है। तो हैशटैग शी द डिफरेंस अभियान। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। तो अभी क्या हुए हैं, दोहा में डायमंड लीग कंडक्ट की गई है। तो दोहा के डायमंड लीग में अभी नीरज चोपड़ा जी ने बेसिकली सिल्वर मेडल जीता है, वो रनर अप रहे हैं इस इवेंट्स के। तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में रजत पदक के साथ 2024 सीजन की शुरुआत की है। नीरज चोपड़ा किस इवेंट से रिलेटेड है? काफी फेमस पर्सनैलिटी है, भाला फेंक में मौजूद ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप है, जिन्होंने दोहा डायमंड लीग 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया है। चोपड़ा का जो अंतिम प्रयास था वो 88.36 मीटर का प्रभावशाली थ्रो चेक गणराज्य के
चाको वाशले से सिर्फ 2 सेंटीमीटर कम था। तो जो चेक गणराज्य के जाकोब हैं उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता है यहाँ पर, सिल्वर मेडल। तो वाडलेच वर्तमान डायमंड लीग चैंपियनशिप और टोक्यो 2020 के रजत पदक विजेता हैं। चोपड़ा का प्रदर्शन उनकी 2024 सीजन की एक मजबूत शुरुआत को भी दर्शाता है। तो नाम याद रखना, दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। तो अर्गानिया अगर हम बात करें तो ये मोरक्को की मूल प्रजाति है जो अर्गान वृक्ष की भूमिका को दर्शाता है, जो स्पेशली कहाँ पर पाए जाते हैं, मोरक्को में पाए जाते हैं। तो 10 मई को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है, जो मोरक्को की मूल प्रजाति अर्गान वृक्ष की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो इससे पहले हम 3 बार सेलिब्रेट कर चुके हैं, ये हमारा चौथा अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस है जो हम 10 मई 2024 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके थीम की अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा अर्गन वृक्ष, इसकी क्या है, इस बार की थीम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 में 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया था, और पहली बार 10 मई 2021 को इसका पालन किया गया, और पहली बार ये जो दिन है ये 10 मई 2021 को सेलिब्रेट किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे की अगर मैं बात करूं तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। देखो, नेशनल माइग्रेटरी डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। जब महात्मा गांधी जी कहाँ पे आए थे, भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो उनके आगमन पे हम नेशनल माइग्रेटरी डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो जो प्रवास करके जो माइग्रेटरी वर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आते हैं और वहाँ की हैबिटेट में जो बेसिकली इकोलॉजी को बैलेंस करते हैं, उसके लिए उससे के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षी और उनके आवास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक अभियान है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024 को 2 तिथियों पर मनाया जाएगा, एक 11 मई और एक 12 अक्टूबर, ताकि पक्षियों के प्रवास के पैटर्न के साथ मेल खा सके, क्योंकि एक बार मई में पक्षी ज्यादातर प्रवास करते हैं और एक बार अक्टूबर में। तो 2024 के अगर हम विषय की बात करें तो जो कीट हैं जो प्रवासी पक्षियों के जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य कीट संरक्षण के महत्व पर जोर देना है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमने 11 मई को सेलिब्रेट किया है, जिसे हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ये बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है इनोवेटर, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के योगदान को। तो जो इनोवेटर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनके योगदान को ये मान्यता देता है। यह देश में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा देता है। 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है, जो भारत की तकनीकी प्रगति में एक मील का पत्थर भी साबित होता है। तो याद रखना है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, 11 मई को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जो हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल बेसिकली टेस्ट किया था पोखरण में 1998 में, तो उसी की याद में, उसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इंटरनेशनल नर्स डे जो कब मनाते हैं हम, 12 मई 2024 को हमने इसे सेलिब्रेट किया है। तो बेसिकली क्या होता है, 12 मई को जो जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो पहली नर्स के नाम से जानी जाती हैं, उनकी जयंती पे हम इन दिस को सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की अग्रदूत माना जाता है। दिवस विश्व भर में नर्सों की निस्वार्थ समर्पण और महत्वपूर्ण योगदान को श्रद्धांजलि देने के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्रीमियम युद्ध के दौरान किए गए प्रयासों ने उन्हें दीपक वाली महिला का खिताब भी दिया है, लेडी विद द लैम्प। तो जो क्राइमियम वॉर हुआ था उसमें उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे, इसलिए इन्हें फर्स्ट नर्स भी कहते हैं। फर्स्ट से मतलब पहली नर्स नहीं है, फर्स्ट नर्स से मतलब है मतलब फर्स्ट फेमस नर्स बेसिकली। तो उन्हीं के दिवस के रूप में ये, या उन्हीं की जन्म तिथि के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से अगर हम बात करें तो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस। तो 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के नाम से हमने सेलिब्रेट किया है, ताकि इस दिन का उद्देश्य पौधे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह भूख को रोकने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है।
इस वर्ष आईडीपीएच मातृ दिवस के साथ मेल खाता है, जो माताओं के प्रेम, देखभाल और बलिदान को भी मान्यता देता है। तो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 12 मई को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से न्यूज है। तो रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने मिखाइल मुशस्तिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो रशिया की बात हो रही है। रशिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो रेफरेंडम के थ्रू 2032 तक के लिए प्रेसिडेंट के पद पर रहे हैं। उन्होंने अभी रीअपॉइंट किया है रशिया के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मुशस्तिन को। तो इससे पहले वे मिखाइल मुशस्तिन क्या थे? रशिया के पीएम थे, और उन्हें दोबारा से अपॉइंट किया गया 10 मई 2024 को। मिशस्टीन, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों से रूस के प्रधानमंत्री का पद संभाल रखा था, 7 मई 2024 को कैबिनेट को अपना इस्तीफा सौंप गए थे। मुसिस्टीन को पहली बार 2020 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, और उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के दौरान पुतिन की मदद की थी और पश्चिमी प्रतिबंधों से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में भी सहायता की थी। उन्होंने 2010 से 20 तक रूस की संघीय सेवाओं में बेसिकली अपना योगदान दिया, और 2022 में नई समन्वय परिषद के प्रमुख के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है रिजवान कोयटा रिप्लेस करेंगे महेश वर्मा को एज अ चेयरमैन ऑफ एनएबीएच, नेशनल एक्रीडेटिंग बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो एनएबीएच बोर्ड है जिसमें रिजवान कोयतला, जो एक उद्यमी और परोपकारी है, उनको नेशनल एक्रीडेटर बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पद्मश्री डॉक्टर महेश वर्मा का स्थान लिया। मतलब इससे पहले इस पद पर कौन बने हुए थे? महेश वर्मा बने हुए थे, उसका स्थान लिया, जिन्होंने 2022 में एनएबीएच के अध्यक्ष का पद संभाला था। रिजवान ने ट्रांसवर्स और सीटीएस स्टैक की सह संस्थापना की, और 2005 से अक्टूबर 2021 तक बेसिकली उन्होंने सीसीएस टेक के सीईओ के रूप में कार्य किया था। वे पिछले 2 वर्षों से एनएबीएच के बोर्ड सदस्य रहे, और एनएबीएच में डिजिटल स्वास्थ्य पहलों में सक्रिय रूप से भी वो शामिल रहे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ये अभी हमने देखा है कि पुतिन ने मिखाइल मिशस्टीन को फिर से रूसी प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशस्टीन को फिर से रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पुनर्नियुक्ति संसद के निचले सदन राज्य ड्यूमा की मंजूरी के अधीन है। यह निर्णय पुतिन के 5वें राष्ट्रपति कार्यकाल के उद्घाटन के बाद किया गया। इस कदम की व्यापक रूप से कानूनी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उम्मीद की जा रही थी। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से यह चाड के सैन्य तानाशाही इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो चैड के मिलिट्री डिक्टेटर थे इदरिस डेबी, जिन्होंने अभी चैड के राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत लिया, और अभी उन्हें क्या बनाया गया है? चैड के राष्ट्रपति बनाया गया है। तो मोहम्मद इदरिस देबी इत्रो, जो चैड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति थे, अभी उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए बेसिकली चुना गया है। अभी उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। चुनाव 6 मई 2024 को हुआ, और अस्थायी परिणाम 10 मई 2024 को घोषित किया गया था। डेबी की जीत उनके शासन को अगले 6 वर्षों के लिए बढ़ाती है। चुनाव का प्रबंधन राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एजेंसी द्वारा किया गया था। क्लियर? तो याद रखना है, चैड के अभी प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? इदरिस डेबी को। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, अभी इन्हें अपॉइंट किया गया हेल्म एज अ चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। तो संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार संभाला है। तोप एडमिरल संजय भल्ला, जो एवीएसएम एनएम ने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार संभाला है, वह 10 मई 2024 से इस पद पर कार्यरत होंगे। भल्ला नौसेना में लगभग पिछले 35 वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं। उनका जो करियर है वो समुद्र और तट पर कई चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक नियुक्तियों से भरा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई ने अभी अपॉइंट किया है आर लक्ष्मीकांत को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मीकांत को कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 10 मई 2024 को की गई। राव के पास आरबीआई में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने पहले विनियम विभाग के प्रभारी मुख्य प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया हुआ है। तो याद रखना है, आरबीआई अपॉइंट आर लक्ष्मीकांत राव एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट देखो, एंद्र चंद्रशेखर टू चेयर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में भी किसको बेसिकली अपॉइंट किया गया है? तो टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष की भी अब भूमिका निभाएंगे।
याद रखना है, पहले टाटा सन्स के अध्यक्ष थे, अब वे किस चीज के, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। यह कदम टाटा समूह की अर्धचालक व्यवसाय में 14 बिलियन निवेश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चंद्रशेखर बनमाली अग्रवाल की जगह लेंगे, जिन्होंने समूह के भीतर एक सलाहकार की भूमिका निभाई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन को भी दर्शाता है। तो एन चंद्रशेखर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट अध्यक्ष बेसिकली चुने जाएंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ही नेक्स्ट न्यूज है। तो दिलीप संघानी को अपॉइंट किया गया है इफ्को के चेयरमैन। तो इफ्को क्या है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जिसे इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने 15th आरबीजी इलेक्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए जो चेयरमैन जो इलेक्शन कंडक्ट कराया था उसमें किसको चुना है, दिलीप संघानी को अध्यक्ष चुना है। यह चुनाव सहकारी शासन में एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है। देश भर में 2 महीने से अधिक समय तक 36,000 से अधिक सहकारी समितियों ने भाग लिया। दिलीप संघानी को इफ्को का नया अध्यक्ष भी चुना गया। तो याद रखना है, इफ्को के न्यू अध्यक्ष किसको चुना गया है, दिलीप संघानी को। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ही न्यूज है नेक्स्ट भी हमारी। तो विप्रो ने अपॉइंट किया है विनय फिराके को एज अ सीईओ ऑफ एपीएमईए। व्हाट इज एपीएमईए? एशिया पैसिफिक इंडियन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन के लिए स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट। तो विप्रो ने विनय फिरके को एपीएमईए स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का सीईओ नियुक्त किया। विप्रो ने विनय फिरके को एशियन पैसिफिक भारत मध्य पूर्व और अफ्रीका रणनीति बाजार इकाई का सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। फिरके की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू होगी। वह सीधे श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के सीईओ और प्रबंधन निर्देशक को रिपोर्ट करेंगे। तो विप्रो के सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, श्रीनी पल्लिया। तो फिराके कंपनी के कार्यकारी बोर्ड में भी शामिल होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है ऑब्चरी न्यूज। तो मूसा राजा, तो काफी फेमस पर्सनैलिटी है मूसा राजा। ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी रह चुके हैं। बेसिकली जो चीफ सेक्रेटरी थे जम्मू एंड कश्मीर के 1988 से 1990 तक। अभी 87 की उम्र में इनकी चेन्नई तमिलनाडु में डेथ हो गई है, और ये पद्म पुरस्कार से भी या पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो पूर्व नौकरशाह और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूसा रजा का भी क्या हो गया, निधन हो गया है। तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूसा राजा, जिन्होंने 1988 से 1990 तक जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में सेवा की, उनको चेन्नई तमिलनाडु में 87 वर्ष की आयु में उनका रिसेंटली निधन हो गया। वे 1960 बैच के गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी थे और गुजरात के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सहित विभिन्न क्षमताओं में सेवा की थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भारत इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और भारत की राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य के रूप में भी सेवा की। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें उनकी आत्मकथा ऑफ जॉइंट्स एडमिरल एंड एंटी बायोग्राफी 2023 भी शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट है ऑब्चरी से पंजाबी पोइट एंड राइटर थे सुरजीत पटेल, जिनका भी क्या हो गया, रिसेंटली निधन हो गया है। तो साहित्य जगत प्रसिद्ध पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पातर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। पातर पद्मश्री प्राप्त करता थे, मतलब इनको भी पद्मा अवार्ड मिल चुके हैं, और पद्मा बीबी ने कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री। 79 ईयर्स की इनकी एज थी और इनका भी पंजाब लुधियाने में क्या हो गया, निधन हो गया है। उनके पंजाबी साहित्य में योगदान बेसिकली को व्यापक रूप से सराहा भी गया है। तो याद रखना है, ये राइटर थे और कवि थे, बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे, पंजाब से, जिनका नाम क्या था, सुरजीत पाठक। क्लियर? नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो काफी फेमस पर्सनैलिटीज हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अभी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि प्राप्त करने वाले 10 विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल किया है। मानक उपाधि वसंत 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान प्रदान की जाएगी। डॉक्टर स्वामीनाथन सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नेता हैं। यह मान्यता उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को भी उजागर करती है। क्लियर? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिन्हें अभी मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द समरी व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस क्लास।
तो सबसे पहले हमने पढ़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में अगर मैं बात करूं तो अभी डब्ल्यूएचओ की तरफ से मां से बच्चे में स्थानांतरण यानी एचआईवी को मां से बच्चे में स्थानांतरण समाप्त करने वाले जो जगहें हैं उनको अभी डब्ल्यूएचओ ने क्या प्राप्त दिया है, बेसिकली प्रमाण पत्र। तो कौन कौन सी जगह है वो? बेलीज देखी हमने, जमैका देखी, सेंट विंसेंट देखी और ग्रेनेडाइस देखा। तो अभी इनको एचआईवी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचारण को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है। अभी हमने 8 से 9 मई के लिए उन लोगों के लिए दिन देखा था जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवाई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए समरण और सुलेह का दिवस हमने कब देखा? 8 से 9 मई को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट हमने देखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में लगभग $5 लाख का योगदान दिया है। जापान और नागालैंड के बीच में हमने एक इनॉग्रेशन देखा, बेसिकली जहां पर कोहिमा पीस मेमोरियल और इको पार्क एस्टेब्लिश किया गया नागालैंड के कोहिमा में विद द हेल्प ऑफ जापान। नेक्स्ट हमने देखा अरब सागर में शार्क और रे अनुसंधान पर भारत और ओमान ने क्या किया है? समझौता किया है। तो इंडिया और ओमान ने एक टाइप किया था ताकि जो बेसिकली शार्क एंड रे है उनकी रिसर्च की जा सके। कहां पर? अरेबियन सी में। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने देखे राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार की अगर मैं बात करूं तो इन स्पेस ने परीक्षण सुविधाओं के लिए गैलेक्सी आई के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंकिंग और फाइनेंस से हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखी जिसमें हमने देखा कि यूएई इंडिया सीपैक काउंसिल ने एमओयू साइन किया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ाया जा सके। उसके साथ साथ हमने देखा था जो बीओबी वर्ल्ड ऐप थी जिसको आरबीआई ने बैन कर दिया था, अभी आरबीआई ने उससे प्रतिबंध हटा दिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा या उसके कस्टमर्स अब बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने सेबी से देखा कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया केयर रेटिंग को कि वो सब्सिडरी ऑफर कर सकती है या उसकी सब्सिडरी ऑफर कर सकती है ईएसजी रेटिंग इन कमर्शियल एंड इन्वायरमेंटल स्पेस। नेक्स्ट पीरामल एंटरप्राइजेस से हमने मर्जर देखा था बेसिकली। तो पीरामल एंटरप्राइजिंग ने लिस्टिंग मानदंडों के लिए अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंशियल आर्म के साथ विलय को मंजूरी दी है। तो ये इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और बैंकिंग और वित्त न्यूज हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमने बैंकिंग और वित्त में देखा था कि किस तरह से जेटा ने लॉन्च किया डिजिटल क्रेडिट एज ए सर्विस फॉर बैंक इन इंडिया, जो रिवोल्यूनाइज करेगा क्रेडिट को एक्सेसली वर्ल्ड वाइड। उसके साथ साथ हमने यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की रिपोर्ट देखी थी जिसमें बेसिकली जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, जो निर्यात प्रदर्शन है, उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी। क्लियर? उसके बाद हमने देखा मार्च 2024 में भारत की जो औद्योगिक उत्पत्ति है, उत्पादन वृद्धि है, वो 4.9% तक धीमी हुई है। वैसे वृद्धि हुई है बट प्रीवियसली अगर हम कंपैरिजन करें तो। उसके साथ साथ हमने देखा था कि थॉमस कुक इंडिया में क्या इनोग्रेट करेंगे? टी पे इनोग्रेट करेंगे जो इंटरनेशनल मॉनिटरी ट्रांसफर के लिए काम करेगा। रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण हमने देखा था, हिंदुजा ग्रुप की आईएससीएल को इडाई की मंजूरी मिल गई है। और भारत का फैक्ट्री उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। नेक्स्ट है डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार। तो कैडेट डिफेंस सिस्टम ने सशक्त बलों के लिए भारत का पहला लूटिंग एरियल म्यूनिशल पेश किया है। सेकेंड हमने देखा भारतीय तटरक्षक बल ने स्वदेशी मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम के लिए हिंडाल्को के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने नए ड्रोन शामिल किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट साइंस और टेक्नोलॉजी। तो दूरसंचार विभाग ने बेंगलुरु में टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट को क्या किया है? उसका आयोजन किया है। तो डीओटी ऑर्गेनाइज टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट इन बेंगलुरु। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि अभी बेसिकली जो नासा की खगोल विद्या है उसने 55 क्रेनाइन ई नामक चट्टानी ग्रह का पता लगाया है। उसके साथ साथ हमने दो नीडल फिश की स्पीशीज देखी थी जिनको इंडियन वाटर बॉडीज में अभी रिसेंटली क्या किया गया है? डिस्कवर किया गया है। और कोलैबोरेशन देखा था हमने डीआरडीओ का और आईआईटी भुवनेश्वर का ताकि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट हमने स्पोर्ट्स न्यूज देखी, खेल समाचार देखे। खेल समाचार में हमने देखा कि मुंबई सिटी ने मोहन बागान को 1-3 से हराकर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का फाइनल जीत लिया और 20-21 में भी वो जीत चुकी है। तो इसका ये दूसरा संस्करण था। उसके साथ साथ हमने एक न्यूजीलैंड के प्लेयर्स देखे थे जिन्होंने अभी क्या ले लिया है? रिटायरमेंट ले लिया है।
नेपाल की काशी रीता शेरपा ने 29वीं बार एवरेस्ट पे चढ़कर क्या किया है, एक रिकॉर्ड कायम किया है। और कोका कोला इंडिया ने महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया के साथ हाथ मिलाया। उसके बाद हमने खेल समाचार में देखा कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में रजत पदक के साथ 2024 के सीजन की शुरुआत की। नेक्स्ट हमने देखा महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। इंपॉर्टेंट डेज न्यूज में हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया, जिसको हमने 10 मई को सेलिब्रेट किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 जो कीड़े के महत्व को दर्शाता है, ये भी हमने देखा था अभी। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण डेज की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए बेसिकली जो जश्न सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस है उनके बेसिकली जन्म तिथि पर हम 12 मई को ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस 2024 हमने देखा था जो 12 मई को मनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट हमने नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार देखे। नियुक्ति और इस्तीफे से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, जो रेफरेंडम के थ्रू 2032 तक ऑलरेडी प्रेसिडेंट के पद पर हैं, उन्होंने मिखाइल मुशिस्टिन को रीअपॉइंट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। उसके साथ साथ हमने देखा था रिजवाइन कोटा को रिप्लेस कर दिया। बेसिकली रिजवाइन कोटा ने महेश वर्मा को की जगह एनएबीएच के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। पुतिन ने मिखाइल मुशिस्टिन को रूसी प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया, यह भी हमने देखा है। और चैड का जो डिक्टेटर था इद्रिस डेब्रे, अभी उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत ली है चैड के, और अभी वहां के क्या अपॉइंट हो गए हैं, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। उसके साथ साथ हमने देखा था जो वाइस एडमिरल हैं संजय भल्या, उन्होंने भारतीय नौसेना के कार्मिक मुख्य के रूप में कार्यभार संभाला है। और आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया, तो आरबीआई से भी अपॉइंटमेंट देखा हमने। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष भी हमने देखे, एन चंद्रशेखर, जो अभी टाटा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यू चेयरमैन अपॉइंट होंगे। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट डेज में ये देखे हमने, और नियुक्ति और इस्तीफे से भी रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने कुछ ऑब्चरी न्यूज देखी है और अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से हमने न्यूज देखी है। तो एक बार ये और लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, ऑब्चरी और अवार्ड एंड रिकग्निशन से हमने क्या क्या देखा है। तो नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो दिलीप सांघी इफको के अध्यक्ष चुने गए, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और विप्रो ने विनय फिरके को एपीएमईए रणनीतिक बाजार इकाई का सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट हमने शोक समाचार देखे, जिसमें हमने देखा कि पूर्व नौकरशाह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता मूसा रजा का भी निधन हो गया है। और पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पातर का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्लियर। तो पंजाबी लेखक थे, और उसके अलावा जो पूर्व नौकरशाह थे और पद्म भूषण विजेता थे मूसा राजा, उनका भी अभी निधन हो गया। क्लियर। लास्ट हमने देखा अवार्ड्स एंड रिकग्निशन से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है वो हमने डिस्कस किया था। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है, या मानद डॉक्टरेट की उपाधि से उन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित की गई। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 11th, 12th एंड 13th मई 2024 के कवर किए। I hope you like this session. We have discussed all the important points related to different categories. उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ आया होगा। थैंक यू।